तो 14 अगस्त 84 को मैं कांशीराम साहब से हमने 13 अगस्त को गिरफ्तारी दिया। मंडल रिपोर्ट को लागू चाहे जिकाऊ किए हो, पर मैं गवाही देते हूं पूरे भारत के कि मंडल रिपोर्ट की लड़ाई गांव गांव, गली गली, शहर शहर, जिला जिला, तहसील तहसील अगर किसी ने लड़ी है और उसको जन आंदोलन बनाया है तो उसका नाम है मानवर कांशीराम, पिछड़ों का मसीहा कांशीराम। दलित मसीहा गलत है कहना, नहीं, बहुत छोटी बात है। बहुजन नायक, पिछड़ों का मसीहा मानवर कांशीराम। तो 1 अगस्त 84 से 14 अगस्त 84 तो उन्होंने ऐलान किया कि मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना होगा, देना होगा। कुम्हारों मारा थे का तो हमको वो तो नहीं मारे, काची मारा थे मतलब नहीं, वो नहीं मारे। गड़रिया मारा थे मतलब नहीं, वो नहीं मारे। क्यावट मारा थे मतलब नहीं मारे। तो कहा भाई जिकाऊ नहीं मारा था, उनसे दोस्ती कर लिया। यहाँ हमारे बांदा कचहरी में बचपन से हम लोग उनसे लगातार मार्गदर्शन लेते हुए वरिष्ठ सीनियर अधिवक्ता आदरणीय जयकरण बाबूजी, हमारे सम्मानित उदयभान कर्मचारी नेता हमारे आदरणीय शिव नारायण जी, हमारे विमल जी, राजा साहब, सभी हमारे सम्मानित बुजुर्गों और कुछ नौजवान साथियों, इस जिले में पिछले 60 साल से मैं जो जानता हूं तो 2 कामयाब आंदोलन हुए हैं। आदरणीय परम पूजनीय दुर्जन भाई ने कामयाब आंदोलन खड़ा किया और लगभग आस पड़ोस में चारों तरफ सामंतवादियों का, मनुवादियों का दबदबा रहा। हमीरपुर, महोबा, फतेहपुर, चित्रकूट भी, छतरपुर, पन्ना, रीवा, सतना, पर बांदा की धरती को पूजनीय दुर्जन भाई ने ऐसे सजाया, तैयार किया, झकझोरा कि लगभग 40 वर्ष तक वो एक राजनीतिक फल की छांव आप सबको मिली। जिस बिरादरी से मैं ताल्लुक रखता हूं उसके मन में एक कसक रही, पीड़ा रही, और उसके साथ साथ जो आती पिछड़ी जातियां हैं, वंचित पिछड़ी जातियां हैं, उनके मन में भी एक कसक रही कि हमारा वोट ले लिया जाता है और हिस्सेदारी, भागीदारी हमें नहीं मिलती है। हम लोगों ने भी मानवर कांशीराम जी की उंगली पकड़ के चलना सीखा। लड़काई थी, मेरा बाप बाउंडेड ले बंधुआ मजदूर थे। काफी लोग कहते हैं कि कौराहा है दत्तू प्रसाद। निश्चित रूप से मैं कौराहा आदमी, तिनका जोड़ के एक एक कौरिया जोड़ करके हम लोग अपने खाना साथियों को खाना खिलाते थे। और वो तजुर्बे मैंने मुन्ना लाल जी को भी कहे, उनसे अपील किया हमने। तो जो आप मुझे अपमानित करने के लिए कहते हैं वो मेरे लिए गौरवशाली है, वो मेरे लिए तो मेरे पिता को आदरणीय मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि ये लड़का हमें दे दो। तो मेरे पिता ने कहा कि भाई एक लड़का पढ़ा पाए, मेडिटियन का नहीं पढ़ा पाए और बड़ा लड़का नहीं पढ़ा पाए। बुढ़ापे के यह लाठी है वो,
अये मैं तुम्हें दे दे, तुम बुढ़ापे में का हो। पर बाबू रामाधीन जी मानो काशीराम जी और आदरणीय प्रेमनंद सचान तो दोनों जिंदा हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से उनको प्रेरित किया, कन्विंस किया, जुलाई 1987 की रात हुई थी, तारीख मुझे नहीं पता। तो उनके अंदर भी भाव आया जब देश की आजादी का, कौम की आजादी का वास्ता आया। तो रात को 2 बजे फिर उन्होंने कहा कि भाई जो मोर बुढ़ापे में हुई वो मैं देख ली हम। भाई अगर इतनी बड़ी बात है, कौम को आजादी की बात है, बेड़ियां काटने की बात है, तो वाखा तो मैं दुखियारी हूँ, एक लड़काई से झेले हूँ। तो मैं वो गुलामी की बेड़ियां काटने में अपने को होम करना चाहता हूँ। तो ले आवे लड़का, ले जाओ, मैं देते हैं। हाथ पकड़ के रात को समर्पित किया। पूर्णकालिक प्रचारक रहे। तो जब हम आए तो यहाँ हमें सवाल किया गया। तो वो सवाल मैं 14 अगस्त 1984 को मानवर काशीराम जी से भी पेश किया। हमें जितने कचहरी में मिले, छात्रावास में बड़े बड़े नेता, तो सब जने दबकावे कहा कि बैकवर्ड वाले ही तो हमारा वोट ले लिए थे और हमारा दुर्जन भाई का हरवा दिए थे। और वो साहूरा है तो बात चूल मचूल मिल जाए तो हमारा 85% के बाद फेल हो जाए। हम मीटिंग रचाओ, कार्यकर्ता में जोश भरन, तो हमारे एक साथी छात्रावास में जाए और कहा कि दरी बिछावा कहा, अब भाषण दे का कुशवाहा जी, दरी बिछावा कहा। तो हमारा कार्यकर्ता साथी वही साथ छोड़ के उन्हें हमारे से चढ़ बैठे। ये एक समस्या थी। निराश लोग समस्या ही खड़ी करते हैं। हौसलामंद लोग बंद दरवाजों में रास्ते खोलते हैं। निराश लोग निराशा ही फैलाते हैं। जेके पास खुशबू हुई वो खुशबू बांटी, और जेके पास गंध हुई वो गंध बांटी। जिसके पास ऊर्जा होगी वो ऊर्जा बांटेगा, अंधकार में रास्ते खोलेगा। और जिनके पास निराशा होगी वो निराशा बांटेंगे। सूरज की किरणें हर रंग के कपड़ा में पड़ती है, पर जौन रंग का कपड़ा जौन हुई वह रंग के किरणें वो रिफ्लेक्ट करती है। लाल रंग पर सफेद सूरज की रोशनी पड़ी तो लाल रंग का शर्ट तो बाकी सब किरणें सोख ली, पर लाल रंग की किरणें रिफ्लेक्ट कर दी तो हमें वो शर्ट लाल लाल दिखा दी। दुखी आदमी दुख बांटता है, आनंदित आदमी आनंद बांटता है। मार्ग जानने वाला मार्ग बताता है और भटका हुआ आदमी सबको भटकाता है। तो इसलिए 2 ही आंदोलन इस जिले में कामयाब हुए। तो हमें भी रास्ता भटके हुए थे लोग, और कहा कि कुर्मी वोट ले लिए थे, यादव वोट ले लिए थे हमारे, तो देव कुमार बाबू जीत जात है, राम सजीवन जीत जात है, सुरेंद्र पाल वर्मा जीत जात है, और हम हार जाते। तो 14 अगस्त 84 को मैं काशीराम साहब से हमने 13 अगस्त को गिरफ्तारी दिया। मंडल रिपोर्ट को लागू चाहे जिकाऊ किए हो, पर मैं गवाही देते हूं पूरे भारत के कि मंडल रिपोर्ट की लड़ाई गांव गांव, गली गली, शहर शहर, जिला जिला, तहसील तहसील अगर किसी ने लड़ी है और उसको जन आंदोलन बनाया है तो उसका नाम है मानवर कांशीराम, पिछड़ों का मसीहा कांशीराम। दलित मसीहा गलत है कहना, नहीं, बहुत छोटी बात है। बहुजन नायक, पिछड़ों का मसीहा मानवर कांशीराम।
अगस्त 84 से 14 अगस्त 84 तो उन्होंने ऐलान किया कि मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना होगा। तो 13 अगस्त का हमारा बुंदेलखंड का ड्यूटी लाग गए कि भाई सब लोग आवे, 5 जिला के और समिट गए और 7-8 हजार की संख्या में आवे तो गिरफ्तारी दे। तो हम लोग गए तो 13 अगस्त को गिरफ्तारी दिए, रात में फिर छोड़ दिए गए। वहां सरकार के पास कहा इतनी जगह है कि रोज जो है 50,000 आदमी गिरफ्तार करे, उन्हें राखे जेल में, जगह नहीं है। तो दूसरे दिन हम मानवर काशीराम जी से मिले, कीमती बात है इसलिए कह रहा हूं। तो हमने कहा साधारण अब उस समय उम्र हमारी 17 साल 16-17 साल रही होगी, तो पॉलिटेक्निक में मेरा दाखिला हुआ था, वो छोड़ के आया था। तो मैं कहा कि साहब आप बैकवर्ड के लड़ाई लड़ते हो, हम आपके कहे मार गए, भाई बैकवर्ड वाले तो मारा थे हमें, ये धोखा दिए थे। हम इनोसेंट निर्मल भाव से हमने कहा, उन्होंने कहा को मारता है, तो हमारे मुंह से निकला कि यादव मारा थे, पटेल मारा थे। अच्छा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश कैथी का हमें पता नहीं रहो, वहां की खबरें नहीं थी रही कि जाकर गुजर मारा थी। तो अब यहाँ बता दी राठौर नहीं कह रहे, नहीं तो कुछ और नाम ले देते। हम 86 में फिर रात गए, 1 साल जम के रहे, 1.5 साल जगाए वहां तैयार किए। तो हम कहा कि इमारत है हमें, तो कोई हंसा लाग, हमें खराब लाग, हम दुख बतावा थे नहीं हंसा। तो उन्होंने कहा कुम्हारों मारा थे का, तो हम कहा वो तो नहीं मारे। काची मारा थे, मतलब नहीं वो नहीं मारा। गड़रिया मारा थे, मतलब नहीं वो नहीं मारा। क्यावट मारा थे, मतलब नहीं मारा। तो कहा भाई जिकाऊ नहीं मारा था उनसे दोस्ती कर लिया, तुम्हारी मार कुटाई बंद हो जाएगी। बुंदेलखंड के कहा मुसलमान मारा थे, तो हमको नहीं मारा थे। हम 2-4 गांव में अपवाद छोड़ के करवई रहे, कोई रहा छोड़ के अपवाद, हम नहीं मारे थे। तो कहा जो नहीं मारते हैं उससे दोस्ती कर लो, तुम्हारी मार कुटाई इसीलिए होती है। मैं आज भी ये कह रहा हूं आपसे, उन्होंने 84 में कहा था, हमारी आंखें खुल गई। मैं आज आपसे कह रहा हूं और कर रहा हूं, करना चाहता हूं। मुन्नालाल भाई से हम यही बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो कऊ नहीं मारे उससे दोस्ती करिए। तुम्हारी मार कुटाई इसीलिए होती है कि तुम्हारा कोई साथी नहीं है, तुम साथी किसी को बनाते नहीं हो, निराशा फेंकते हो, साथी बनाने का उद्यम नहीं करते हो, पहल नहीं करते हो, केवल निराशा बांटते हो। तो इसलिए साथी बनाओ, तो जो मरकहा है वो फिर साथी बन जाइए। जब तुम्हारे पास पावर, जनशक्ति, जनबल हुई, तो फिर मरकहा लाठी आठी छोड़ के तुम्हारे साथी हो जाइए। हमारे गच्छ दे ध्याजा में बात घुस गई। हम लौट के आए तो ये जातियों को यही वंचित थे, कम्युनिस्ट आंदोलन से भी यही वंचित थे, उस आंदोलन से भी। कुम्हार नहीं वंचित था क्या? कम्युनिस्ट आंदोलन ने कुम्हार को ब्लॉक प्रमुखी के लिए भी पूछा क्या? जिला पंचायत के लिए पूछा क्या पाल को पूछा क्या? कुशवाहा को पूछा क्या कि तुम भाई ये जिला में हो? परंतु मानवर काशीराम जी ने हमें गली बताई, हमारे भ्याजा में घुस गए। फिर 2-3 महीना बाद हम कुछ ये टहल कह के फिर उनके लगेगा हम कहीं बिरादरी में नेता ले आए। तो उन्होंने एक शपथ लगाई हमारे और कहा कि नेता बनाना दद्दू का काम। अगर दद्दू इन वंचित समूहों में, पिछड़े समूहों में लीडरशिप नहीं तैयार कर पा रहा है तो दद्दू प्रसाद नालायक है। हमें ताव आया और
हमने यहाँ लौट करके न केवल बांदा जिले में, हमीरपुर में, जालौन में, झांसी में इन जाति समूहों की लीडरशिप तैयार किया। काशीराम साहब ने कहा, मैं आपसे भी कहता हूं कि उन्होंने कहा को सफरर को साथ लो। को सफरर माने सह दुख भागीदार। दुखिया दुखी, वहीं से शब्द निकला, दुखिया दुखिया भाई भाई। दुखिया सुखिया की दोस्ती कभी नहीं चल सकती, दुनिया की किसी सभ्यता में नहीं चल सकती। शोषक और शोषित की एकता दुनिया के किसी मुल्क में संभव नहीं है। जैसे भेड़ भेड़िया की दोस्ती संभव नहीं है, सांप नेवरा के दोस्ती संभव नहीं है, चूहा बिलारी के दोस्ती संभव नहीं है, ऐसे ही दुखिया सुखिया की दोस्ती संभव नहीं है। दुखिया सुखिया का मिला दो तो सुखिया दुखिया का हिस्सा खा जाएगा, चटक कर जाएगा और दुखिया रेल देख के रह जाएगा। यही मानी बाबूजी कहली ने, और बाबूजी का धन्यवाद है, हम चटाएगा साथी दुखिया सुखिया की दोस्ती। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मानवर कांशीराम जी का आंदोलन खिलाफ नहीं हुआ है। जानबूझ करके षड्यंत्र किया गया है, खलनायकी की गई है। जो लोग ये परिभाषित कर रहे हैं कि कांशीराम का बहुजन आंदोलन फेल हो गया है, वो गलत कह रहे हैं। कांशीराम कामयाब है, आज भी कामयाब है। अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान पुनः अगर उठ खड़े होंगे और बहुसंख्यक होते हुए इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं, तो मानवर कांशीराम जी के दर्शन पर ही बन सकते हैं। इस भारत धरती में न कार्ल मार्क्स कामयाब हो सकता है, न इस देश में लेनिन कामयाब हो सकता है, न नेल्सन मंडेला कामयाब हो सकता है। इस देश में फुले, साहू, ज्योतिराव फुले और साहू और पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर कांशीराम जी का आंदोलन कामयाब है, परफॉर्मेंस दिया है, रिजल्ट दिया है, समाज को छाया दिया है और समाज को फल भी दिया है। खप्पू आदमी खा जाए तुम ना पाओ, तो ये उस मुहिम को, इस विचार को, इस आंदोलन का दोष नहीं है। वो विचार परफेक्ट है अपनी जगह पर, इस विचार पवित्र है और विचार महान है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कि ये बात मुझे क्यों कहनी पड़ रही है, जो कि पूरे देश में ही नहीं, जिले में और सब लोग भ्रमवश प्रचार कर रहे हैं। कांशीराम फेल, कांशीराम भारी गलती कह डाले, कांशीराम गलती कह डाले, बनाए तो चटा तो डाले, झूठी है बात। मानवर कांशीराम जी के साथ भी खलनायकी हुई है। जिस आदमी के प्राणों पर पड़ गई तो उसने अपने प्राण भी बचाए और अपने आंदोलन भी बचाने की हिकमत रची। मैं गवाही हूं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, भरोसा वो खेल नहीं है विचारधारा। फुले, साहू, पेरियार, अंबेडकर और कांशीराम जी की विचारधारा इस देश में शाश्वत सत्य है, जीवंत है और वो आगे भी फलित हो सकती है, कामयाब हो सकती है। मैं ऐसा आपसे गवाही देना चाहता हूं, ऐसा आपसे कहना चाहता हूं कि इस पे, पर उसके लिए मैं लंबा पमारा नहीं कहने के मिजाज में नहीं हूं, तो मैं संक्षेप में आपसे बात कहना चाहता हूं कि हम सबका कल मकसद यहां जो बैठे, भाई मुन्ना लाल जी का, राजपूत जी का मकसद, वकील साहब का, निर्धन का लोक कल्याण करना है। ठीक बात कि कुछ यामा संशोधन, इस सब के बैठने का आयोजन का एक बड़ा मकसद है निर्धन का लोक कल्याण करना, कि धनवानों का लोक कल्याण करना। क्या भाई निर्धन का धिरान है कि कहूं फंसा न ले, तो जवाब नहीं दे कुछ जने, कहा कुछ न बीच में ठार रही, न यंगा न वंगन, जब उन्हें कहती बने लागी वही कहती कह देंगे कि हाँ हमारा यह विचार आ रहा नहीं। निर्धन का लोक कल्याण करना इस श्रृंखला के सभी महान पुरुषों का मकसद रहा है और लोकतंत्र का भी मकसद है। लोकतंत्र, लोगों ने तो ये तो कहा कि ये भी मैंने दीवारों में लिखा देखा कि लोकतंत्र एक धोखा है, चुनाव धोखा है। माले लिखा है उसके नीचे, लेनिन माले। लोग
कि लोकतंत्र तो शाश्वत सत्य है, मेजॉरिटी के हित के लिए है। लोकतंत्र दुनिया भर में इसकी लोकप्रियता है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली उन लोगों के लिए लाभदायक है जिनकी आबादी ज्यादा है, उनके लिए वरदान है, उनके लिए अमृत है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर लड़ करके 1930 की प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने अंग्रेजों को ललकारा, धिक्कारा, अंग्रेजों को कंडेम किया। तो बेचारे वही तो उनका लग गए थे, नामित गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर इलेक्टेड पर्सनालिटी नहीं थे 1930 की गोलमेज सभा में, वो सिलेक्टेड थे, नॉमिनेटेड थे। पर बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों के एहसान के नीचे दबे नहीं। उन्होंने अंग्रेजों को भी खरी खरी सुनाई कि 200 साल से तुम आओ, पर जैसे आपने पाया वैसे किया। और चूंकि उन्होंने कहा कि मैं ये भी नहीं दोष देता कि अंग्रेजों ने हमारी उपेक्षा की, अंग्रेजों ने लापरवाही की। उन्होंने कहा कि नहीं, अंग्रेज सरकार इस लायक ही नहीं है कि वो हमारे घाव में मलहम लगा सके, इसलिए अंग्रेजों भारत छोड़ो। पर अंग्रेजों के जाने के पहले भारत में जनता के द्वारा चुनी हुई, जनता के लिए काम करने वाली जनता की सरकार होनी चाहिए, जिसका नाम है जमहूरियत, जिसका नाम है प्रजातंत्र, जिसका नाम है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र बाबा साहब अम्बेडकर लेके आए और उस पे काट छांट हुई। तो काट छांट को बाबा साहब अम्बेडकर ने मटियामेट कर दिया कि नहीं, मालिक मताधिकार ही चलेगा, स्वीकार कर लिया गया। पर जिनकी आबादी कम है, लोकतंत्र उनके लिए अभिशाप है, उनके लिए खतरनाक है, नुकसानदायक है, जहर है उनके लिए। इसलिए उन्होंने लोकतंत्र को खत्म करने का प्लान बना लिया। 1936 में प्रथम आम चुनाव हो गए प्रांतीय सरकारों के लिए। तो उस समय हबड़ा तबड़ी थी और बहुत कुछ नहीं कर पाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई तुरंत फुरत की और 15 आदमी खड़े कर दिए। 15 में 13 आदमी जीत गए। लोकतंत्र की महिमा है। 15 खड़े किए, 13 जीत गए। तो जिनकी आबादी कम थी उनकी पिंडली कांप गई। अम्बेडकर भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा। वो ये आश्वस्त है कि हमने इस्लाम को अपने दांव में फंसा लिया है और मुसलमानों को इस्लाम से अलग कर दिया है। हमने अकबर से जो मिला लिया, औरंगजेब खतरनाक था। औरंगजेब बराबरी लाना चाहता था, इंसानियत लाना चाहता था। भाई अकबर अब हमारी गोदी मां है। तो 450 साल पहले अकबर को उन्होंने मिला लिया और अकबर से कहा कि नया मजहब चलाओ, दीन इलाही चला दिया। मेरे भाइयों, मुस्लिम भाइयों, इस्लाम ने क्या बिगाड़ा है आपका? इस्लाम एक पवित्र विचारधारा है। अगर इस देश में इस्लाम को ही लागू कर दिया गया होता तो हमें गुलामी से छुटकारा मिल गया होता, हम बराबरी पर पहुंचते। आप इस्लाम को नहीं बचा सके। इसलिए इस देश में बराबरी लाना तो लोकतंत्र को भी खत्म करने का षड्यंत्र हुआ। तो इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि धनवानों के धन का सहारा लेकर, धन के बल पर धनवानों को परास्त करके, धनवानों को ही जिताकर जो हुकूमत बनेगी, सत्ता बनेगी, छोटी हो या बड़ी, वो धनवानों के काम आएगी या निर्धन के काम आएगी? तो वही क्या रहा है देश में। तो फिर उम्मीद काहे करते हो इनसे? फिर धोखा दोष किसका है? इसलिए मानवर काशी राम जी ने जब देखा कि इस देश का लोकतंत्र 1936 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर से डिराक है,
और 1942 से ही भारत में जो डेमोक्रेसी डेवलप हुई वो है मनी बेस्ड डेमोक्रेसी, मनी माफिया मीडिया बेस्ड डेमोक्रेसी। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये धनतंत्र है, ये मीडिया तंत्र है, ये वाचाल तंत्र है। तो इसलिए मानवर कांशीराम जी ने कहा कि भाई ये गली से जाके मेरे निर्धन समाज को कोई कल्याण नहीं होगा, जो आपका भी मकसद है निर्धन कल्याण करना। तो मानवर कांशीराम जी ये गली गए ही नहीं, गली छोड़ दिया। उन्होंने नई गली बनाई, चुनी नहीं, चुनी वो है जो बनी बनाई हो तो चुन ली जाए, नहीं नई गली बनाई। उन्होंने कहा कि निर्धन के छोटे छोटे साधन का सहारा लेकर, निर्धन के सीमित साधन का सहारा लेकर धनवानों को जंगे मैदान में परास्त करके जो हुकूमत बनेगी, छोटी हो या बड़ी, वह अनिवार्य रूप से निर्धन के काम आएगी, धनवानों के काम नहीं आएगी। तो हम लोग बहानेबाज लोग थे, मक्कार लोग थे। हम मक्कारों ने, हम बहानेबाजों ने कांशीराम जी से कहा कि निर्धन का छोटा छोटा साधन, वो तो है ही नहीं, कोई साधन है नहीं है, क्या बात करते हैं आप, भटका रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। तो मानवर कांशीराम जी ने बड़े सहज भाव से, इनोसेंट निर्मल भाव से कहा कि अच्छा दद्दू साधन नहीं है। मैं कहा साधन कुछ नहीं है। उन्होंने कहा 2 पैर हैं। कहा 2 पैर तो है। अरे पैर कहां से चुरा ले जाऊं? नहीं, बहानेबाज का बहाना वो यही होता है कि वो बस चले तो पांव काट डालो, कहते नहीं पांव नहीं आ सके। बहानेबाज यही करता है ना, बहानेबाज तो यही करता है। अब पांव में काट न सको तो उन्होंने कहा पैर है ना। मैं कहा हाँ पैर तो है, पर पैर से क्या होगा? तो उन्होंने कहा पैर से पद यात्रा हो सकती है, पैदल चलती है। उन्होंने कहा पद यात्रा से पूरे एशिया में बुद्ध ने धर्म का प्रचार कर दिया, समानता का प्रचार कर दिया, पद यात्रा हो सकती है। फिर उन्होंने कहा तो तुम्हारे पास 2 पहिया 2 पैरों का साधन आ गया, बिना डीजल और पेट्रोल के चलने वाली गाड़ी आ गई, बाइसिकल नाम है उसका। तो साइकिल पे चलने का आह्वान किया तो को चला को न चला। तो 15 मार्च 83 से 40 दिन की उन्होंने साइकिल यात्रा 4200 किलोमीटर पर डे 100 किलोमीटर, और मैं चला हूं 120 किलोमीटर की। तो मैं उसके आधार पे गवाही दे सकता हूं कि असंभव नहीं है 40 दिन में 4000। आपको लगता होगा बड़ा संभव है, नहीं संभव है। तो साइकिलों से चले हम, तो ठीक साहब साइकिल यात्रा करेंगे। जब आप चला चुके 4000, तो उन्होंने कहा भविष्य में जब भी मैं कभी आपको अपील करूंगा तो 200 किलोमीटर ही करूंगा, 4000 किलोमीटर तो परधन मार चलाए देते हो, ताकि तुम ही ये न कहो कि कांशीराम बहानेबाज है, अपना आराम से बैठा है, हमें साइकिल चलाओ के कहा था। मानवर कांशीराम जी ने और कहा कि मेरा मार्गदर्शन चुक नहीं हो गया है, चुक नहीं गया है, मैं और भी तरकीबें बताता हूं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जीभ है, वाणी है। हाँ जीभ तो है, वाणी तो है, इससे क्या होगा? उन्होंने कहा कि वाणी से गीत बन जाता है, संगीत बन जाता है, क्रांति घटित हो जाती है, भाषण हो जाता है। दुनिया में जितनी क्रांतियां हुई हैं इस वाणी से हुई हैं। दद्दू प्रसाद उठो, चलो जागो, क्रांति का उद्घोष करो हम लोगों ने की। फिर उनका और साहब, उनका तुम्हारे पास हाथ है तो कहाँ है? हाथ से क्या होगा? तो इलाहाबाद की बात है, 4 सप्रू मार्ग लोक सेवा आयोग के सामने बंगला था, बड़ी दीवार। तो डब्बा में नील भोरी और ब्रश उठाया और दीवार पे लिख दिया, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संविधान का रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को परिभाषित कर दिया। कोई हिंदी अर्थ पूछे अब ज्ञानियों से
तो हिंदी अर्थ बताएंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, और जाने का बताएंगे, समझ में हुए नहीं करेंगे। घनश्याम जी कितने सरल आदमी, उन्होंने एक परिभाषा दे दिया कि भाई जाके जितनी संख्या वारी वाके उतनी हिस्सेदारी। आज उतनी ही सरल भाषा की जरूरत है। क्लिष्ट भाषा मेरे समाज नहीं समझ पाएगा, मेरा पीड़ित वर्ग नहीं समझ पाएगा क्लिष्ट भाषा, इसलिए इसको समझा जाए, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा करके जांजगीर से चुनाव लड़ा, फिर इलाहाबाद से चुनाव लड़ा। उनका मेरा मकसद जीतने का नहीं है। निर्धन आदमी कैसे चुनाव लड़ सकते हैं और निर्धन आदमी कैसे जीत सकता है, इसकी तरकीब सिखा रहा हूं मैं, ट्रेनिंग दे रहा हूं। तो जांजगीर से जब लड़े तो 10,000 साइकिलें उनके साथ चल रही थी, साइकिलों से प्रचार हो रहा था। हमारे बुंदेलखंड में ही सन 89 में मैंने पहली बार गए चरण दिनकर को चुनाव लड़ाया, मैं नाबालिग था। मैं तो हमारा जो साथी जिसको हम तैयार कर रहे थे, उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं निकला राम निवास का। तो हमारे दिनकर बाबू के लाटरी खोल गए। तो हम कहा तुम लड़ जा, 2-4 जने से और कहा, वो नहीं लड़े। इसे दिसंबर भाई कहां लड़त रहा है, बड़ा पुलियती लगाए पर, तो बड़ी मुश्किल से लड़े। तो हम दिनकर जी को तैयार किए, कपड़ा लत्ता पहिराए, 4-4 जोड़ी मोजा ओजा और कपड़ा सिवा के एक गाड़ी हम ऐसे ले गए। हालांकि यही अंबेडकर नगर एक मोहल्ला है, वहां मैं बहुत घेर लेने पड़ा। मैं सही सही कहते हो, घेर लेने, बस मारा बच गया। का सारे तय कम्युनिस्ट का हराव चाहते हैं दत्तू। बिहारी बाबू यदैया विधायक गच्छ दे बनी बबेरू से, तो हमारे वर्मा जी कूद पड़े हुए आए। का दत्तू बिरादरी का गद्दार है, 1.5 चाउर के खिचड़ी अलग से डाला था। दिनकर इनका कोनो अस्तित्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। भैया दैया गच्छ दे दुर्जन भाई का नहीं जिता होगा, ठीक है, पर बिहारी बाबू गच्छ दी जीती दुर्जन भाई के मरे के बाद। तो खैर वो एक बाधा, तो जब हुई वर्मा जी के कचहरी में, तो चंदपाल पारा वाला तरीर के आंखी दिखा करे वर्मा तो चुनाव लड़िए। तो लुड़ी सुन के हुई, कहा दादू तुम्हारी बात है, माना लड़े हो तुम, कैसे है सीपीपी से क्या सरकार बने वाली है। आओ राम सजीवन हमें जिला पंचायत चेयरमैन बनवा चुका है, वही संसद बनेगी। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने हिम्मत नहीं हारी और खड़ा किया कैंडिडेट। तो साइकिलन से प्रचार हुआ बबेरू, पूरा साइकिलन से। एक गाड़ी यहाँ से ले गए, एक गाड़ी वही पतवन से की, और 2 गाड़ी में केवल मात्र चुनाव हुआ और 19,000 वोटें लेके बिहारी बाबूजी का 14,000 मिली। तब फिर हमें आदमी कचहरी में घुसे लायक है, मारे ना, नहीं कहो मारे जाते। सारे गद्दार खलनायक भाई जीते ना दीने बिहारी, तब वो कहन कि यार दिनकर के 4,000 वोटें हाथी में और पड़ जाती तो जीत जाती। मेरे भाइयों, तो ये राजनीतिक पैतरेबाजी है, पर मैं मूल बात आपसे कहना चाहता हूं जो बहुत कीमती है, कारगर है, कि सीमित साधन की फिलॉसफी, छोटे छोटे साधन का बड़े पैमाने पर उपयोग करने की फिलॉसफी को, इस दर्शन को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे, इस पे लौटेंगे नहीं, तो हम दोबारा उठ खड़े होने के लायक नहीं बचे हैं। आपका बनाया गया जड़ें काट डाली गई है। मैं 10 साल पहले चिल्लान रहे, और बल्कि मैं मानवर कांसीराम जी को तो 1994 में लिखित में दिया कि आपदा से वापस बुला लीजिए, बचा लीजिए मायावती को यूपी के प्रभार से। लिखित में वो लेकर अभी भी हमें मिल गया, किताब में छाप दिया है। 35 विधायकों के 4-5 कैबिनेट मिनिस्टर के दस्तखत है उसमें। मानवर का शिव जो लगे पहले कह नहीं बतायो, पहले कह नहीं बतायो। पहले हम 1994 में तक लिखित में कहा, वो दस्तावेज सबूत है इस बात का। इसलिए
हम अभी 10 साल से बहुत चिल्ला रहे हैं कि इसको बचाया जाए, ये आंदोलन को नीतियों पर, सिद्धांतों पर लाया जाए। पर हार गए ना, फलन के टोकनी उनके पास रहे तो यही का नहीं, फल दिखा दे कहां तय हमारे साथ दे, हम तो फल दे दे। मोसे आदमी आवे तो पास फल है, मगर फल तो नहीं है, फलन के टोकनी तो नहीं के लगे, तो हमारे पास सुनी लगे। नसीमुद्दीन को भी 94 में कहा, तो कहा नहीं वो मेरठ में फल दिखावती है हमें। बहुकलिवाय यात्रा में तिदवारी में बस से उतर गया, मैं करना मसीहा मानवर कांशी राम जी हैं, उनके बारे में हम नहीं सुन पाएंगे, कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये छोटे साधन की, सीमित साधन की जो फिलॉसफी है, जो रणनीति है, वो कारगर है। और इस पर चलकर ही हम भारत में न केवल विजेता बन सकते हैं, बल्कि भारत के पुनः हुक्मरान बन सकते हैं। न केवल सूबे की सूबेदारी, बल्कि प्रधानमंत्री के पद पर आप आगे बढ़ सकते हैं। और भागीदारी आंदोलन एक माध्यम, एक उपाय है, एक टूल्स है, एक तरकीब है भारतीय, और इसके प्रणेता है मानवर कांशी राम जी ने, जो आर्थिक मुक्ति आंदोलन चलाया, उसका एक पार्ट है। नंबर 1 पार्ट भारतीय किसान मजदूर आंदोलन, नंबर 2 भारतीय भागीदारी आंदोलन। और इसकी शुरुआत 120 साल पहले 26 जुलाई 1902 को महात्मा ज्योतिराव छत्रपति साहू महाराजा ने 26 जुलाई 1902 को अपने कोल्हापुर रियासत से उन्होंने पिछड़े वर्गों को, अछूतों को 50% आरक्षण अपनी कोल्हापुर रियासत में घोषित किया और अपने पूरा किया, उसको कंप्लीट किया। उन्होंने चामराज वाडियार मैसूर के राजा को समझाया कि आप भी अपने यहां, उनकी सोच थी कि जिस समाज की शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं होती है, वो समाज अपने हितों की सुरक्षा नहीं कर पाता है। और जो समाज लंबे अरसे तक अपने हितों की सुरक्षा नहीं कर पाता है, वो समाज एक न एक दिन गुलाम बन के रह जाता है। तो जिन लोगों को अपनी गुलामी से छुटकारा पाना है, तो उनके शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी और उसमें से चरित्रवान, शीलवान लीडरशिप को लेके आगे आना होगा। अगर आपने शीलविहीन, चरित्रहीन लीडरशिप लेके आ गए तो बदलाव नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूं। इसलिए आप जो ये चुन रहे हैं कि जैसा नेता मिले वही का जिता दे आओ, ये खतरनाक नीति है। इसलिए साहू महाराजा ने 26 जुलाई 1902 से अपने रियासत में लागू किया, चामराज वाडियार मैसूर इस रियासत में लागू कराया भागीदारी को, और सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के स्टेट में लागू कराया। होलकर इंदौर के राजा थे, तो वहां भी उनको समझाया और ये भागीदारी की बात वहां से शुरू हुई। तो ये शुरू हुई है और भागीदारी कई क्षेत्रों में आगे बढ़ी है, पर आज भी कई क्षेत्रों में भागीदारी की हमें जरूरत है। संपदा के, अभी नौकरशाही में जिनकी आबादी 85% है, उनकी हिस्सेदारी है 50%, 49 है बल्कि, और जिनकी आबादी है 15%, उनकी हिस्सेदारी है 51%। इसीलिए तो वो जनगणना जाति नहीं कराना चाहते कि पोल पट्टी खुल जाएगी, उजागर हो जाएगी, तो अभी तो घपला है। अभी वो कहते हैं कि भाई 22.5% से SC/ST की आबादी, अनुमानित है 52% की पिछड़ों की आबादी, अनुमानित कह रहे हैं। और मुस्लिम की आबादी 10-11%, स्टेट वार जाति जनगणना धर्मवार होती है, ईसाइयों की होती है, बुद्धिस्ट की होती है, जैनियों की होती है, जाति आधारित धर्मवार जनगणना। दुई की नहीं हो रही जाती है। जिकाऊ माल खाए, हिस्सा खाए, दबोचे बैठे, वही अपन गणना नहीं करा। आज जिनका हिस्सा लूट लिया गया है, वही अपनी जाति जनगणना नहीं होने दे, वो उनकी होने करा नहीं रहे। तो
तो दो तरकीबें हैं, या तो शासन को बाध्य करो, 52% बाध्य तो कर सकता है, पर इसकी मारक क्षमता, इसकी करुणा, ये फैलाव इसका विस्तार से हो, इसके लिए हमें बहुत ही गुरुतापूर्ण दायित्व है। ये छोटा आंदोलन नहीं है। इसलिए हम जब भी भाई मुन्नालाल जी को दिल्ली में मिले, हम उनको गले लगाए, अभी लखनऊ में, अभी हमें कहा कि 7 मई को ग्वालियर आओ दौड़, तो मैं बहुत दौड़त ग्वालियर गया हूं, और ऐसा मुझसे कहा कि आदमी कम है। मैं तो 2 आदमी को समझाता हूं, 5 आदमी को समझाता हूं, फुल समझाता हूं। ये अपने गुरु से सीखा है मैंने। मैं अपने गुरु से सीखा कि 1 लाख आदमी हो तो वही इस शैली में उनका वक्तव्य होगा, और 100 आदमी हो तो उसी शैली में वक्तव्य होगा। उनमें निराशा नहीं झलकती। तो ग्वालियर से तो ये ज्यादा है, क्यों राजपूत जी? ग्वालियर से, ग्वालियर में बम चक रहा है, यहाँ तो शांति है, वहां दूसरा कुछ गड़बड़ सब वो सम्मेलन रहा है, और फिर तरे हमारो हम सुनाई ना पड़े सबका, पर यहाँ शांति है, पीस है, और करियाजा मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एमएन प्रजापति जी, आप घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं। बल्कि मैं तो ये भी कह चुका हूँ 15 मार्च कि आप लोग सोचते होंगे कि दत्तू मुख्यमंत्री बनना चाहता है, प्रधानमंत्री आना। मैं तो खोज रहा हूं कि कौन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने वाला, दावा ठोकने वाला मिल जाए मुझे, तो मैं वाखा पछला हुआ बन जाऊं। दत्तू प्रसाद घमंड के लिए नहीं घूम रहा है, पर हाँ, मैं ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, इसमें फर्क है ना दोनों में, है? ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई, स्वाभिमान की, आत्मसम्मान की लड़ाई, अनख की लड़ाई, जो अलाउद्दीन ने लड़ी थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी, जो मानव कांशीराम जी ने लड़ी, वो अनख की लड़ाई के लिए मैं लड़ रहा हूँ, घूम रहा हूँ। और अनख की लड़ाई वालों के सबके साथ अगल पछला हुआ सब जहां मिले। तो मैं कभी किसी से शर्त नहीं रखता कि चीफ गेस्ट बनाइए तय है। हाँ, मेरी मजबूरी हुई जाए तब भी मैं भले रुक जाऊं, कहीं और जबान दिया हूं, कहीं और समय दिया हूं। तो इसलिए मैं आपसे मर्म बात ही कही आपसे मैंने कि निर्धनों के छोटे छोटे साधन का सहारा लेकर, निर्धन के साधन क्या हुआ वो बता दो, 3-4 तो कांशीराम साहब बताए, वो मैं बता चुका। फिर हम और खोज की तो हमें एक बल और मिला, उसका नाम है परिश्रम बल। इसमें मेरा समाज हमेशा जीतेगा और मेरा दुश्मन समाज परिश्रम बल में हारे। इसलिए वो परिश्रम बल की लड़ाई नहीं होने देना चाहिए, वो धन बल की लड़ाई में ले आता। काया वीर हो तो धन से लड़ ले, और हमारे तमाम साथी धने मत फंस जाते। धन से लड़ोगे तो बहुजन हारेगा और अल्पजन जीत जाए, पर परिश्रम बल से लड़ोगे तो बहुजन जीत जाएगा और परिश्रमहीन लोग हार जाएंगे, अल्पजन हार जाएंगे। फिर दूसरा बल मुझे मिला कि चरित्र बल और नैतिक बल बहुत बड़ा बल है, और ये हमारे पास अपार है। पर हमारे जो लोग सील छोड़ देते हैं, पंचशील, वो इससे चूक जाते हैं। और मैं आपसे पावर देते हूं, दद्दू प्रसाद को जब भी सील विहीन पाओ तो 2 चाटा मारो और दद्दू प्रसाद को उजागर करो। अपने को हमेशा तलवार के धार पर चलने के लिए तैयार रखता हूं। स्वर्ण कभी सर्टिफिकेट नहीं देता है कि मैं चिल्लाता नहीं है कि मैं सोना हूं।
अग्नि परीक्षा से बचता नहीं है। सोना, पीतल, कांसा, रोल्ड गोल्ड हमेशा दुहाई दे। मैं आपके कान की शोभा बढ़ा रहा हूं, इतनी गले का हार हूं तुम्हारे, मेरी परीक्षा ले रहे हो। अग्नि परीक्षा, अग्नि से गुजारना चाहते हो। इतने दिनों से 5 साल हो गए, 10 साल हो गए तुम्हारे गले को सुशोभित करते हुए, अब परीक्षा ले रहे हैं, भरोसा नहीं मेरे ऊपर। तो गोल्ड, स्वर्ण शांत रहता है, अग्नि से गुजर जाना चाहता है, जो कि अग्नि से गुजरने के बाद उसको स्वयं स्वतः सर्टिफिकेट मिल जाने वाला है, 24 कैरेट का सोना होने का हॉलमार्क मिलने वाला है उसको। इसलिए दद्दू प्रसाद आपकी आलोचनाओं का स्वागत करता है और अपने को सीलवान बनाने के लिए तत्पर रहता हूं। आपसे भी कहना चाहता हूं, गांधी ने नेहरू से कहा था कि नेहरू जी, इस देश की ये खड़ी हुई जो समाज व्यवस्था है, ये हमारे पुरखों की बनाई हुई है। नेहरू ने कहा, जी बापू, कहा तुम्हें प्रधानमंत्री बनवा दिया हूं मैं, अब तुम्हारी ड्यूटी है कि इस व्यवस्था को टिकाए रखना, बनाए रखना। इसमें यहाँ ब्राह्मण है, यहाँ ठाकुर है, यहाँ बनिया है, बाकी शूद्र जातियां नीचे। ऊपर वालों को फायदा है, नीचे वालों को नुकसान है। और बड़ी कारीगरी से व्यवस्था बनाएगी। 6000 जातियां हैं, जात के भीतर जात है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जाति भेद के उच्छेद किताब बाबा साहब लिखे, वहां में लिखे हैं कि 40,000 जातियां। तो 40,000 हमारे पुरखों ने इनको टुकड़े टुकड़े में बांट दिया है। तो ये समाज व्यवस्था ऐसे खड़ी रहेगी गैर बराबरी पर, तो ये 40,000 में बटे रहेंगे। बनाए रखना है इसको, ठीक। और इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक है। कांवड़ यात्रा ऑटोमेटिक है, सोमवती अमावस्या की यात्रा ऑटोमेटिक है। को प्रचार करे जाते क्या कहते, वो उरई तक के, टीकमगढ़ के, जाने कहां कहां के मरई पैदल चना हो, कोई कहती है कहीं ठार रहा तो मुझे लगे ठार रहा है, मोर फायदा है। हाँ। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसी खड़ी व्यवस्था को बनाए रखना, टिकाए रखना, गांधी ने नेहरू से कहा कि हमारे हित में है, आने वाली पीढ़ी के हित में है, मजे लूटेगी हमारी आने वाली पीढ़ी। नेहरू ने कहा, जी बापू, बनाए रखूंगा ऐसा ही, ज्यों की कोई बदलाव नहीं आने दूंगा। पर गांधी निराश होकर बोला कि नहीं, इसमें एक अड़चन आ गई है। आपको विशेषकर आपसे कहा अड़चन आ गई। उन्होंने, नेहरू ने कहा, क्या अड़चन बापू? कहा, भारत में मेरे न चाहते हुए लोकतंत्र आ गया है। मैं नहीं चाहता था कि भारत में लोकतंत्र आए, पर ये अंग्रेज नहीं माने और अम्बेडकर पता नहीं कौन घुट्टी पियाए से नहीं कि लोकतंत्र हमारे देश में लागू कर देगा। तो अगर लोकतंत्र भारत में रहेगा तो लोकसभा, विधानसभा में अगर चरित्रवान, सीलवान लोग जीत के जाएंगे तो ये व्यवस्था बदल जाएगी। अगर चरित्रवान, सीलवान लोगों का बाहुल्य हो जाएगा लोकसभा, विधानसभा में, तो ये व्यवस्था बदल जाएगी और संभावी अनिवार्य रूप से बदलाहट जाएगी। तो नेहरू भी गंभीर हो गए। नेहरू ने कहा, जी बापू, फिर क्या करना चाहिए, बचाव क्या है? तो गांधी ने कहा कि इस व्यवस्था को टिकाए रखना तुम्हारी और मेरी ड्यूटी है, इसलिए लोकसभा, विधानसभा में चरित्रवान, सीलवान लोगों का बाहुल्य नहीं होना चाहिए, चरित्रहीन लोगों का बाहुल्य होना चाहिए। उन्होंने कहा, कैसे बापू? कहा, देखो, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी किया। भारत में 14 प्रांत हैं, 12 प्रांतों के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों ने प्रस्ताव पास करके भेजा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए कांग्रेस पार्टी का। सरदार वल्लभ भाई पटेल मॉरल अथॉरिटी में परिपूर्ण आदमी हैं, चरित्रवान आदमी हैं। अगर सरदार पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता तो देश में चरित्रवान, सीलवान लोगों को जोश आ जाता। इसलिए मैंने अपना वीटो पावर लगाया और सरदार वल्लभ भाई पटेल
पटेल को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने दिया, प्रधानमंत्री से पत्ता काट दिया। तुम जैसे आदमी को डांट, इसलिए आप मैं इनके साथ, तुम जैसे आदमी को मैंने बनाया है, नोमित किया है, प्रधानमंत्री बनवा दिया। अब तुम्हारी ड्यूटी है, काम कठिन हो गया, मुश्किल है लोकतंत्र के कारण, पर लोकतंत्र के रहते हुए भी ये अलोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना है। लोकतंत्र के रहते हुए अलोकतांत्रिक मनुवादी व्यवस्था को टिकाए रखना, बनाए रखना है। ये तब हो जाएगा अगर लोकसभा विधानसभा में सील विहीन, चरित्रहीन लोगों का बाहुल्य हो जाएगा। क्या आप गौर करते हैं इस बात? नहीं गौर करते। 23 नवंबर 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने जब पार्लियामेंट में घेर लिए गए और प्रोफेसर केटी शाह एक प्रस्ताव लेके आया कि लोकसभा विधानसभा में चुने जाने के लिए शैक्षिक योग्यता लगाया जाना जरूरी है। अब आप सोचें, आप भी, ये हमारे ऐसे नौजवान, ये नौजवान बड़ा व्हाट्सएप में और फेसबुक में चला देते हैं कि नहीं, लोकसभा विधानसभा में अंगूठा छाप नहीं जाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर पता नहीं ज्ञानी थे या जो भी थे, पर उन्होंने इसको, प्रोफेसर केटी साहब के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा मैं उनसे सहमत नहीं, और जिन लोगों ने प्रोफेसर केटी साहब के समर्थन में बातें कही हैं, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि वो क्या चाहते हैं, कौन सी शैक्षिक योग्यता लगाना चाहते हैं। क्या वो पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट चाहते हैं, इंटरमीडिएट चाहते हैं, हाई स्कूल चाहते हैं, या प्राइमरी या साक्षर चलेगा? उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि ये सदन शैक्षिक योग्यता की शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है, मेरे रहते नहीं हो सकता है। पर मैं बुद्ध के शब्दों में अगर कहूं तो ज्ञान के साथ साथ मानव सभ्यता को उत्थान के लिए, विकास के लिए, बराबरी और मानवता की स्थापना के लिए ज्ञान के साथ साथ सील का होना निहायत जरूरी है। सील विहीन ज्ञानी खतरनाक होता है, जंगली भूखे भेड़िए के समान होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, उसको भी हमने अभी पब्लिश किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए न केवल लोकसभा विधानसभा में बल्कि ग्राम सभा में भी, जिला सभा में भी सीलवान लोगों का चुना जाना निहायत जरूरी है। तो ही परिवर्तन का आंदोलन द्रुत गति से, तेजी रफ्तार से आगे बढ़ पाएगा। ये एक झंझावत है, बीच में इस झटके की उम्मीद नहीं थी, इसलिए झटका लग गया। अरे अबे तक नहीं रही है, जब 10 मार्च का खुलासा हुआ तब कहा हाँ यार तू कुछ बता तो रहा है, भैया सारे का सुनते नहीं रहे, खदेड़ दियात रहे भैया, बात तो कुछ सही है जो है। फिर मैं देखिए, मैं अखिलेश के यहां भी गया और वहां का तजवीज है, वो और ज्यादा कब्जे में है। यादव भाई हो तो माफ कर, वो और ज्यादा कब्जे में है। इसलिए आपको परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए, जाति जनगणना को कामयाब बनाने के लिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को कामयाब बनाने के लिए आपको मैं कहना चाहता हूं कि नई लीडरशिप लेके आगे आना होगा। ये बनी बनाई लीडरशिप, नेता आपके भोथरे हो गए, चाहे बिहारी हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले, चाहे मध्य प्रदेश वाले, चाहे महाराष्ट्र के हों और चाहे यूपी के हों, ये कब्जे में, सीबीआई के शिकंजे में है। सब नेकर महागे हैं, और नेकर महागा लड़का बड्डा बड्डा देखत है, वो कुछ बोलत नहीं है, फूल अपन बतावत नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, आपको नई लीडरशिप की तैयारी के लिए मैं जा रहा हूं। इसी तलाश में, इसी तलाश और तराश, मैं दोनों काम के लिए
घूम रहा हूं, तलाश भी और तराश भी। एक बात और कह के खत्म कर दूंगा, सचेत कर दूंगा कि आंदोलन को पुनर्गठित करने के लिए ज्ञान सफिशिएंट नहीं है। जगाना, जागरूक करना, चेतना पैदा करना सफिशिएंट नहीं है। आपके शायद स्मरण में है कि ज्ञान ही सफिशिएंट है, जागृति ही, जगाना ही सफिशिएंट नहीं है। मैं अपने अनुभूति से कह रहा हूं कि इसके साथ साथ करुणा और प्यार बहुत जरूरी है। बिना करुणा के हम जोड़ नहीं पाएंगे समाज को, अकड़ से जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि करुणा, बुद्ध ने उंगली मार, अब आजकल वो तो का हो जाता, वही आतंकवादी ना कहो जाता है भाई। 999 मार चुका, एक बचा रहा है, तो महतारी तक जा बंद कही थी। महतारी पहले खाना देते जाती थी, लड़का है अच्छा टुकड़ा है, पर जब वो 995 तक गिनती पहुंच गए तो महतारी कांप गई कि मेरा नंबर न लगा देगा, क्या ठिकाना। तो महतारी ने खाना देना जाना बंद कर दिया, तो और ज्यादा बौखला है, भूख और बौखलाहट लाती है। पर बुद्ध उधर से बुद्ध को रोका लोगों ने कि नहीं, तो बुद्ध पर चलते। बुद्ध ने, अंगुलीमाल ने ललकारा कि तुम कितने ढीठ हो, कोई नहीं आता यहां से, तुम कैसे आ रहे हो, रुक जाओ। तो कहा मैं तो रुका ही। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि बुद्ध ने फिर उससे ज्ञान से बात नहीं किया, ज्ञान निकाल दिया, उन्हें करुणा से बात किया। और करुणा से बात किया तो एक खूंखार आतंकवादी, जब बुद्ध ने करुणा वात्सल्य का हाथ उनके पीठ पे रखा तो मोम की तरीके से पिघल गया। कठोर चट्टान था वो अंगुलीमाल, और उनके भिक्षु संघ में शामिल हो गया। इसलिए मेरे ज्ञानी भाइयों, ज्ञान की भाषा भी जरूरी है, उपयोगी है, मददगार है, पर करुणा की धार ज्यादा तेज है, व्यक्ति को जोड़ देती है, मजबूत भाईचारा बना देती है। इस करुणा से हम जोड़ने में कामयाब हुए, मानवर कांशीराम जी जोड़ने में कामयाब हुए। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि करुणा और प्यार को, जो करुणामयी है, जो प्यार से भरा हुआ है, वही बांट पाएगा। तो जिन्होंने कांशीराम के आंदोलन के केवल फल देखे हैं, वो फल खाए हैं, वो जड़ों के बारे में क्या जाने बेचारे। ये गलती उनकी नहीं है, आप सोचे कि वो दोषी है, उनको अनुभूति नहीं है जड़ों के बारे में, उनको समझ ही नहीं। वो तो फलों के बारे में पूछेंगे, फले बता देंगे कि ऐसे ऐसे इसको धक्का दिया वो फल मिल गया, उसको धक्का मारा उसको फल मिल गया, फलों के बारे में। तो अगर जड़ों और जड़ें काट डाले, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके आंदोलन की अवचेतन में, अनकॉन्शियसनेस में, फलों के बुलावे में पूरा समाज आह्लादित था, फल तो मिल रहा है, यह ले मुख्यमंत्री, यह फलों की आह्लाद में आप जड़ों की फिक्र ही नहीं किए, आप ऐसे दे फल फल, नीचे जड़ें काट दी आपकी। दुश्मन ने आपकी मनोदशा का, आपकी बॉडी सिचुएशन का उसने अध्ययन किया कि ये ऊपर व्याख्या यार इतने देखते नहीं है, का मौका अच्छा है, इनके जड़ें काट दिया, तो जड़ें काट दी। जब रखवार हटाएंगे तब ना तुम देखे, क्योंकि जड़ों की समझ नहीं थी। आपका दोष नहीं किसी का, जड़ों की अनुभूति नहीं थी, पर वो ऐसा ही गया है। फिर बनाना मुश्किल नहीं है, वो वही लोग फिर फैला रहे हैं। मैं उससे सचेत करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि अब न हुई, अब बिगड़ गया सब, अब कौन न हुई, यही तरह निहुर जाओ, लचक जाओ, लचके रहो। मुसलमानों तक कटेवादी लचके रहो। वो जफर आप जिलानी से मिला,
कहा नहीं अब हम कुछ नहीं करें, अब मंजूर। हमारे उसमें हदीस में भी लिखा है कि जब हुकूमत खिलाफ हो तो चुप हो जाओ। तो ऐसे लोग डरवा दिए गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। आपके महापुरुषों का आंदोलन आपका रास्ता प्रशस्त करेगा। तमन्ना सच्ची है तो रास्ते मिल जाते हैं, तमन्ना झूठी है तो बहाने मिल जाते हैं। दुनिया में जो लायक लोग होते हैं वो रास्ते खोज लेते हैं, दुनिया में जो नालायक होते हैं वो बहाने खोज लेते हैं। निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप खोज क्या रहे। अगर आप रास्ते खोज रहे हैं तो आपको रास्ते मिल जाएंगे, अगर आप बहाने खोज रहे हैं तो सुंदर से सुंदर बहाने मिल जाएंगे। तो निर्भर करता है कि आप खोज क्या रहे हैं। तो अगर आप रास्ते खोज रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें आप सबको रास्ते मिलेंगे। और बहुत जल्द इस आतताई सरकार जो हर किस्म का आतंक कर रही है, तो उसके लिए आप ग्रास रूट पे जाना होगा, आप क्लासेस से मासेज में जाना होगा, क्लास मीटिंग से आगे बढ़ना होगा, मास मीटिंग करना होगा। और हम उसके एक्सपर्ट हैं, कर ही रहे हैं। तो आप सबको पुनः आह्वान करते हुए आपके मन को पुनः ऊर्जा से भरने की कोशिश करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। जाति जनगणना हमारे लिए नितांत जरूरी है और जिसके जितनी संख्याधारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नितांत जरूरी है। 26 जुलाई को भागीदारी दिवस के 120 साल पूरे होने पर दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मानवर कांशीराम जी का एक चेला कुछ गुणी लोगों को, कुछ करुणामयी प्यार वात्सल्य लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं, आवाज दे रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचे। 25 जुलाई को यहां से चलें और चल करके वहां पर अभी से टिकट अपना करा लें। और ये कैसे इसको पुनर्जीवित किया जाए, अलग अलग चले तो लोग नहीं। काम चलाऊ महू एक संगठन ऐलान करे हो, सामाजिक परिवर्तन मिशन। मैं भाई से कहूं कि मोही का शादी कह ले और नहीं तो कई जने 10-20 जने सब 50 जने इकट्ठा हुई के एक बनावा जाए, फिर आगे बीच जाए, आगे चला जाए। पर भरोसा टूटा हुआ है, निश्चित रूप से अड़चन है। तो भरोसा चार साथ चलते चलते घर में बैठे बैठे अविश्वास बढ़ता है। घर के भीतर बैठ रहा तो अविश्वास बढ़ता, अकड़ बढ़ती है। पर अगर घर से बाहर निकलते हैं, घामे में निकलते हैं, पसीना में पंखा बंद हो जाए और पसीना चहक कर बाहर तो भरोसा जाता है यार पसीना ज्यादा बहला तो भागा निहार फलाना। तो निश्चित रूप से हमें कष्ट और बाबा साहब अम्बेडकर ने 55वीं जयंती पर अपनी जय भीम पत्रिका को लिखा कि कष्ट और कष्ट, कष्ट और कष्ट, कष्ट और कष्ट, संघर्ष और संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष, कष्ट और संघर्ष ही हैं जो पद दलितों को, वंचितों को मुक्ति पथ तक ले जाएंगे, इस देश का उत्थान करेंगे। तो आपको कष्टों को और संघर्षों को, कष्टों को सहने के लिए आने वाले समय में तैयार रहना चाहिए अपने आप को। और आप निश्चित रूप से ऐसे कार्यकर्ता बने जो शीलवान हो, चरित्रवान हो और छोटे साधन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाए। वो है हमारे पास, हम परिपूर्ण हैं उसमें। जनबल है हमारे पास, चरित्र बल है हमारे पास। इसकी कहीं दुकान नहीं है, इसकी कहीं खदान नहीं है, ये आपके अंदर है, ये है प्रत्येक के अंदर। उसका उपयोग नहीं का धन के चक्कर में, माया जाल में अरज गए हैं, भटक गए हैं। नहीं, धन प्रधानी का चुनाव हुआ, वह रुपया से जो जीतेगा, जैसे मैं ही हूं 50 लाख रुपया खर्चा करूं, यहाँ का सांसद बन जाऊं, तो मैं 50 लाख को 2 करोड़ बदलने की कोशिश नहीं करूं। अरे 50 लाख को 5 करोड़ बनाना चाहूंगा, 50 लाख लगाए तो फिर लूट और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा या घट जाएगा? बढ़ावा मिलेगा। तो फिर बढ़ावा साखिन देखा, तुम लूट और भ्रष्टाचार बढ़ा रहा, बातें कर रहे भ्रष्टाचार खत्म हो।
खर्चीला और महंगा चुनाव भ्रष्टाचार की जननी है, गंगोत्री है वो। भ्रष्टाचार जन्म लेता, महंगाई जन्म लेती है खर्चीले और महंगे चुनाव से, और खर्चीले और महंगे चुनाव से दलित पिछड़ा मुसलमान नहीं जीत सकता। खर्चीले और महंगे चुनाव से आदिवासी नहीं जीत सकता है। धनवान जीतेगा कोई, और धनवान जीतेगा तो धन के बल पर वो फिर लूट को बढ़ावा देगा। मैं आपसे ऐसी अपील करते हुए कि इन सारी चीजों को समझ करके हम आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भागीदारी।